वेदांत परिभाषा, ठीक है, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 204, बराबर है। तथा ही स्फीतावलोकवती भूतले यदि घटः स्यात् तदा घटोपलम्बः स्यात् इति आपादन संभवात् तादृश भूतले घटाभावः अनुपलब्धि गम्य। हो गया जी। चलिए, बात चल रही है अनुपलब्धि प्रमाण की। तो अनुपलब्धि प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होने वाली फल रूपा अभाव प्रमा, तो उस अभाव प्रमा का जो असाधारण कारण है उसको कहते अनुपलब्धि प्रमाण, कि जिसका लक्षण किया था ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम। ठीक है, तो वो अनुपलब्धि अर्थात सामने घट उपलब्ध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, उपलब्धि नहीं है, तो अर्थात उपलब्धि का क्या है? अभाव, ज्ञान का अभाव, उपलब्धि का अभाव, ये प्रमाण हुआ। और उससे घटाभाव का निश्चय, ये प्रमा हुई। लग गया। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव प्रमा उत्पन्न होती है, तो सभी जगह अनुपलब्धि से ही अभाव का ज्ञान मान लो ना। किंतु जहां पर धर्म अधर्म आदि प्रत्यक्ष के लिए योग्य नहीं है, वहां पर उन धर्म अधर्म इत्यादि का अभाव, उस अभाव का निश्चय तो अनुमान ने माना, अनुमान प्रमाण से। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ। तब उत्तर दिया, केवल साधारण अनुपलब्धि प्रमाण अभाव का ग्राहक नहीं है, अपितु योग्यानुपलब्धि अभाव का ग्राहक है। धर्माभाव अधर्माभाव अनुपलब्धि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकते, यद्यपि वहां पर धर्म की उपलब्धि नहीं है, अर्थात धर्म की अनुपलब्धि है, अधर्म की भी अनुपलब्धि है, किंतु वो अनुपलब्धि योग्य नहीं है। और योग्य अनुपलब्धि न होने के कारण उसके द्वारा अभाव का ग्रहण वहां पर नहीं होता है। लग गया जी। अर्थात योग्यानुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक है, योग्यानुपलब्धि अनुपलब्धि प्रमाण है। ये बात सिद्ध हुई। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि योग्यानुपलब्धि मतलब क्या, किसको कहेंगे योग्यानुपलब्धि? तब षष्ठी समास करके योग्यानुपलब्धि शब्द का अर्थ करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाया। क्या? योग्यस्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, ऐसा अर्थ नहीं कर सके। क्यों? यदि वैसा अर्थ करते तो क्या होता फिर? तो बताया था, स्तंभ में पिशाच का भेद उसका अप्रत्यक्षापत्य है, आया था कि नहीं? उसका प्रत्यक्ष भेद प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह योग्यानुपलब्धि है ही नहीं। आप जैसा कह रहे हो योग्य से पिशाच का वह प्रत्यक्ष योग्य है नहीं है। अच्छा, योग्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, ऐसा अर्थ करेंगे सप्तमी तत्पुरुष योग्य अधिकरण में, तो भी वो संभव नहीं बताया। क्यों? यदि योग्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि ऐसा अर्थ करेंगे तो धर्माभाव अधर्माभाव इसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, जबकि होता नहीं है। अतः उस प्रकार की योग्यानुपलब्धि भी काम की नहीं। फिर बताया कि योग्यानुपलब्धि क्या चीज है, तो कर्मधारय समास करके बताया, योग्याच असौ अनुपलब्धि ही योग्यानुपलब्धि। अनुपलब्धि योग्य चाहिए हमको, योग्य की या योग्य में ऐसा नहीं, अनुपलब्धि योग्य चाहिए। ठीक है। अब वो योग्यानुपलब्धि का स्वरूप क्या हो सकता है, तो उसको भी बताया। क्या बताया था? तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम, आया था ना कल। फिर उसका स्पष्टीकरण किया कि अभाव का जो प्रतियोगी होता है, उस प्रतियोगी का आरोप करने पर यदि प्रतियोगी की उपलब्धि का, ज्ञान का आरोप हो पाता है, तो वहां पर उपलब्धि तो हो ही नहीं रही है, अर्थात अनुपलब्धि है, किंतु वो अनुपलब्धि योग्य है। ये बात कही। लग गया अर्थ जी? तब कोई दिक्कत नहीं आती है। इस प्रकार का जो योग्यानुपलब्धि का लक्षण, योग्यानुपलब्धि का स्वरूप बताया,
उसको अब उदाहरण में घटा रहे ग्रंथकार। तो पंक्ति को देखिए, तथा ही घटा रहे हैं। तो तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरणिका के रूप में, उदाहरणेन योग्यानुपलब्धि लक्षणम योजयति। तथा ही इति। तथा ही इति, ठीक है जी। उदाहरण देकर योग्यानुपलब्धि के लक्षण को घटा रहे हैं ग्रंथकार तथा ही इत्यादि पंक्ति से। देखिए भाई, तथा ही स्पीतावलोकवती भूतले मिला यदि घट स्यात् तदा घटोपलम्ब स्यात् इति आपादन संभवात्। ऐसा आपादन हो सकता है, इसलिए वहां पर अनुपलब्धि योग्य है। अतः वहां का घटाभाव अनुपलब्धि के द्वारा जाना जाता है। कहा का तो स्पष्ट कर रहे थे, तथा ही स्पीतावलोकवती मिला। आलोक, आलोक शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है ना जी। कैसा प्रकाश, उसका विशेषण दिया स्पीत। स्पीत का अर्थ होता है स्पष्ट, प्रखर, विशाल, पर्याप्त, ठीक है ना। अर्थ होता है किसका, स्पीत शब्द का। अर्थ लिख के रख सकते हैं स्पीत शब्द का। स्पीत स्पष्ट, प्रखर, विशाल इत्यादि, ठीक है ना। पर्याप्त ये भी कर सकते, भरपूर, ठीक है। तो देखिए भाई, स्पष्ट प्रकाश है, दोपहर के समय स्पष्ट प्रकाश है कि नहीं इस समय, ऐसा। रात में या मंद अंधकार रहेगा तो काम नहीं चलेगा। स्पीतावलोकवती, ठीक है। तो स्पीतालोक, आलोकवती भूतले, भूतले का ही विशेषण है। कैसा भूतल, आलोक वाला। कैसा आलोक, स्पीता। तो स्पीतालोकवती भूतले, समझ लीजिए सामने अभी यहाँ पर घट स्यात्, यदि यह घट होता तो उसका उपलम्ब होता। उपलम्ब मतलब ज्ञान, उसका ज्ञान होता। ऐसा घट का आरोप करने पर उसके उपलब्धि का आरोप हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अतः किंतु उपलब्धि हो नहीं रही है, अर्थात अनुपलब्धि है। तो ये जो अनुपलब्धि वो योग्य अनुपलब्धि है, और उस अनुपलब्धि के द्वारा निश्चय हुआ घटाभाव का। तो यहाँ का घटाभाव योग्य अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ग्राह्य है। लग गया पंक्ति, घट गया। चलिए, तथा स्पीतालोकवती भूतले यदि घट स्यात् तदा, तब तो घटोपलम्ब, उपलम्ब मतलब ज्ञान, घट का उपलम्ब स्यात्, घट का ज्ञान होता। इति आपादन संभवात्, इस प्रकार आपादन हो सकता है। आपादन मतलब आरोप, किसका, प्रतियोगी के ज्ञान का। प्रतियोगी मतलब घट आदि, उसका आरोप करने पर उसके ज्ञान का आरोप यदि हो पाता है तो समझ लेना चाहिए वहां का क्या, अनुपलम्ब योग्य है, अनुपलब्धि योग्य है। उपलम्ब है नहीं, है तो अनुपलब्धि, किंतु उपलम्ब का आरोप हो पा रहा है ना जहां पर, तो अनुपलब्धि योग्य वहां की, ये कहना। इति आपादन संभवात् तादृश भूतले, तादृश भूतले, तादृश भूतले स्पीतावलोकवती भूतले, उस भूतल में घटाभाव, उसमें रहने वाला जो घट का भाव अनुपलब्धि गम्य, अनुपलब्धि के द्वारा जाना जाता है। अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा उसका ग्रहण होता है, ठीक है जी। तो अनुपलब्धि गम्य आया ना ये, उस पर एक छोटा वाक्य देखिए, अभावोपलम्भ कारणस्य, अभाव उपलम्भ कारणस्य, अभावोपलम्भ कारणस्य योग्यानुपलम्भस्य, योग्यानुपलम्भस्य विद्यमानत्वात्, विद्यमानत्वात् अत्रत्यः घटाभावः,
अत्रत्यः घटाभावः अनुपलब्धिगम्यः इत्यर्थः। अनुपलब्धिगम्यः इत्यर्थः। हो गया जी। देखिए भाई, अभाव उपलम्ब कारण से, अभाव के उपलम्ब का कारण, अभाव उपलम्ब मतलब ज्ञान, अभाव के ज्ञान का कारण जो योग्यानुपलम्ब वो यहाँ पर विद्यमान है, योग्यानुपलम्ब। इसलिए अत्रत्य यहाँ का घटाभाव अनुपलब्धिगम्य, अनुपलब्धि के द्वारा जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे। अंधकारे तो तादृश आपादन असंभवात न अनुपलब्धि गम्यता। आ गया जी। समझ लीजिए अभी अंधकार है कि नहीं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, घट भी नहीं दिखाई दे रहा है। यदि वहां पर कोई आरोप करेगा, यदि अत्र घट स्यात् तर्हि उपलब्धेत, यदि यहाँ घट होता तो उपलब्ध होता, ज्ञान होता उसका, ऐसा आरोप वहां पर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि घट तो ठीक है लेकिन बाकी की सामग्री भी तो चाहिए ना प्रत्यक्ष होने की, वो वहां नहीं है, अंधकार है, अतः वहां पर उपलम्ब का आरोप नहीं हो पा रहा है कि नहीं, उपलम्ब तो हो नहीं रहा है किंतु आरोप नहीं हो पा रहा है, अतः वहां का जो अनुपलम्ब, उपलम्ब है नहीं, अनुपलम्ब है, तो वो अनुपलम्ब योग्य नहीं है। लग गया जी अर्थ? ये बात बताई। अंधकारे तो तादृश आपादन असंभवात, मिला? तादृश आपादन, तादृश आपादन मतलब कैसा आपादन? लिखिए उस पर एक वाक्य। यदि अत्र घटः स्यात्, यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि तस्य उपलम्बः स्यात्, तर्हि तस्य उपलम्बः स्यात् इति आपादन असंभवात्, आपादन असंभवात् पूर्णविराम। तथा च तत्र घटे विद्यमाने अपि, तत्र घटे विद्यमाने अपि आलोक रूपस्य, आलोक रूपस्य उपलम्ब कारणस्य, उपलम्ब कारणस्य अभावात्, अभावात् न उपलम्बापादनम, न उपलम्ब आपादनम, पूर्णविराम। अतः तत्र विद्यमानः अपि घटानुपलम्बः, विद्यमानः अपि घटानुपलम्बः न योग्यानुपलम्बः, न योग्यानुपलम्बः, तेन तत्र घटाभावस्य उपलम्बः बराबर ज्ञानम नास्ति इति भावः, नास्ति इति भावः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, यदि अत्र घट स्यात्, यदि यहाँ घट होता तो तस्य उपलम्ब स्यात्, उसका उपलम्ब होता। इस प्रकार आपादन असंभवात, आपादन नहीं कर सकते। कहां पर? अंधकार में यदि घट बिट रहता है तो, या नहीं रहता है, नहीं रहता है तो भी वह अंधकार में आपादन नहीं कर सकते। तथा च तत्र घटे विद्यमाने भी, घट रहने पर भी आलोकस्य उपलम्ब कारणस्य, उपलम्ब का कारण, ज्ञान का कारण, सहकारी कारण जो आलोक, उसका अभाव है। अभाव होने के कारण न उपलम्बापादनम, उपलम्ब का आपादन कर नहीं सकते। अतः तत्र विद्यमान भी घटानुपलम्ब हो सकता है, वह घटानुपलम्ब हो भी हो, विद्यमान हो
तो भी वह न योग्यानुपलम्ब, वो योग्यानुपलम्ब नहीं है। अतः तत्र विद्यमान अपि घटानुपलम्ब अर्धविराम न योग्यानुपलम्ब तेन, उससे क्या होगा, तत्र घटाभाव से उपलम्ब अर्थात ज्ञान नहीं हो पा रहा है। लग गया अर्थ। चलिए कुल मिलाकर निश्चय क्या हुआ, फिर जहाँ योग्यानुपलम्ब रहता है वहीं पर अभाव का ग्रहण अनुपलब्धि के द्वारा होता है। ठीक है, और योग्यानुपलम्ब है नहीं, कैसा समझना भाई, यदि प्रतियोगी का आरोप करने पर उपलम्ब का आरोप कर पाते हैं तो वहां का अनुपलम्ब योग्य, अन्यथा योग्यानुपलम्ब नहीं है। चलिए आगे, अंधकारे तो तादृशापादन असंभवात न अनुपलब्धि गम्यता, मिला जी। चलिए आगे, अतः एव स्तंभे, मिला। तो अतः एव ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखना पड़ेगा, अतः के पहले अवतरने का के रूप में। ननो एवं, ननु एवं स्तंभे, स्तंभे पिशाच भेदस्य, पिशाच भेदस्य अनुभवः न स्यात्, अनुभवः न स्यात् अर्धविराम। तत्र पिशाच सत्वे अपि, तत्र पिशाच सत्वे अपि तस्य अतीन्द्रियतया, तस्य अतीन्द्रियतया तदुपलम्ब आपादन असंभवेन, तद उपलम्भापादन असंभवेन तत्र योग्यानुपलब्धेः अभावात्, तत्र योग्यानुपलब्धेः अभावात् इति अतः आह, इति अतः आह, अतः एव इति। ठीक है जी, देखो भाई, ननो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननो एवं स्तंभे, स्तंभ में है कि नहीं, पिशाच भेद प्रत्यक्ष है कि नहीं, प्रत्यक्ष स्तंभ थोड़ी पिशाच है, हाँ उसमें पिशाच है नहीं, बात अलग, किंतु स्तंभ ही पिशाच ऐसा कोई नहीं मानता, अर्थात स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है, भेद मतलब अन्योन्याभाव, किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है उस भेद का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्यों कि जहां पर योग्यानुपलम्ब रहता है वहीं पर अभाव का ग्रहण होता है अनुपलब्धि के द्वारा, ठीक है ना, और वहां पर भेद का प्रत्यक्ष है किंतु योग्यानुपलम्ब तो है ही नहीं वहां पर, कैसा फिर भेद का प्रत्यक्ष हो रहा है, और हो रहा है इसका मतलब योग्यानुपलम्ब कारण है अभाव ग्रहण के लिए, ये मत मानो। फिर बोलेंगे भाई वहां योग्यानुपलम्ब क्यों नहीं है, पूछेंगे पूर्व पक्षी को क्यों समझ रहे हो तुम योग्यानुपलम्ब नहीं है वहां करके, तो वो बताता है पूर्व पक्षी क्या योग्यानुपलम्ब कैसा नहीं है, क्या यदि अत्र पिशाच स्यात् तर्हि उपलम्भेत, ऐसा वहां पर आरोप कर सकते हैं क्या, आपादन कर सकते हैं क्या स्तंभ में, यदि इस पिशाच में यदि स्तंभ में पिशाच होता तो दिखाई देता, ऐसा आरोप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि पिशाच क्या है, अतीन्द्रिय पदार्थ है, चक्षु का विषय वो होता नहीं है, कभी कभी किसी किसी को हो जाता है कि नहीं हाँ, किंतु यहां पर उपलम्ब योग्य है क्या, फिर योग्यानुपलम्ब कहां माना जाता है, जहां पर प्रतियोगी का आरोप करने पर उपलम्ब का आरोप हो, यहां पर प्रतियोगी का आरोप करने पर भी पिशाच यदि होता तो उसका उपलम्ब होता है, ऐसा आरोप हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य है ही नहीं कहीं पर, तो अर्थात योग्यानुपलम्ब नहीं है वहां का, तो फिर पिशाच का भेद अन्योन्याभाव प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि प्रत्यक्ष हो रहा है। बात लगी, क्या लिखा है पूर्व पक्षी की पंक्ति में, देखिए अवतरने का में, ननु एवं, एवं मतलब योग्यानुपलम्ब यदि अभाव का ग्राहक है तो क्या, स्तंभे
पिशाच भेदस्य अनुभव न स्यात्। स्तंभ में पिशाच का भेद का अनुभव, अन्योन्याभाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। क्यों? तत्र पिशाच सत्वे अपि, पिशाच का आरोप करने पर भी तस्य अतीन्द्रियतया तस्य पिशाचस्य अतीन्द्रियतया, पिशाच अतीन्द्रिय होने के कारण तदुपलम्ब आपादन असंभव, तदुपलम्ब तद पिशाच के उपलम्ब का आपादन करना असंभव है। और असंभव होने से तत्र तत्र स्तंभे योग्यानुपलब्धि अभाव, योग्यानुपलब्धि है ही नहीं है, तो पिशाच भेद का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई पूर्व पक्षी को ही? तो उत्तर दे रहे सिद्धांती क्या? अतः एव स्तंभे, मिला पंक्ति? अतः एव स्तंभे, मिला? अतः एव स्तंभे, स्तंभे के आगे एक शब्द लिखिए। स्तंभे और पिशाच दोनों के बीच में एक शब्द तादात्म्येन, तादात्म्येन। चलिए भाई, हो गया? अर्थ देखिए, अतः एव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत् प्रत्यक्षतापत्या, प्रत्यक्षतापत्या तद अभाव अनुपलब्धि गम्य। सिद्धांत करें कि अनुपलब्धि प्रमाण से ही जाना जा रहा है स्तंभ का भेद, सॉरी स्तंभ में पिशाच का भेद, अन्योन्याभाव। बोलेंगे क्यों? योग्यानुपलब्ध तो है नहीं वहां। तो सिद्धांति करे है, वहां पर भी योग्यानुपलम्ब है। बोलेंगे है तो पिशाच का आरोप करने पर उपलम्ब का आरोप तो नहीं हो रहा है। बोल रहे कैसा हो रहा है, कैसा होता है वो बता रहे सिद्धांति। बात लग रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, अतः एव, मिला? अतः एव का अर्थ लिखिए पहले, अतः एव बराबर तादृश आपादन स्थले तादृश आपादन स्थले अनुपलब्धेः योग्यत्वात् एव। अनुपलब्धेः योग्यत्वात् एव, ठीक है? अतएव का अर्थ मतलब क्या? देखिए भैया, तादृश आपादन स्थले, उस आपादन स्थल में भी अनुपलब्धि योग्यत्वात् एव, वाक्य अनुपलब्धि योग्य है और वहां पर भी योग्यानुपलब्धि होने के कारण पिशाच का भेद प्रत्यक्ष हो सकता है। अब कैसा योग्यानुपलब्ध है वहां पर, इसको सिद्ध कर रहे सिद्धांति। पंक्ति को देखिए, अतः स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे, ऐसा आरोप कर रहे हैं। तादात्म्य संबंध से स्तंभ में पिशाच होता तो स्तंभ की तरह उसका उपलम्ब होता। ध्यान दीजिए, सिद्धांत क्यों है? हाँ, तो आपादन का आरोप हो रहा है। कैसे? देखिए, अन्योन्याभाव का जो प्रतियोगी होता है वो तादात्म्य संबंध से होता है, ठीक है जी? तो और हर एक चीज अपने अपने में तादात्म्य संबंध से रहती है। घट घट में रहता है तादात्म्य संबंध से, दूसरा घट एक घट में नहीं, अपने ही अपने में, पट पट में तादात्म्य संबंध से लग गया कि नहीं? तो तादात्म्य संबंध से स्तंभ स्तंभ में है कि नहीं? तो जैसे तादात्म्य संबंध से स्तंभ का उपलम्ब हो रहा है, उस प्रकार स्तंभ के साथ पिशाच का तादात्म्य होता तो स्तंभ की तरह उसका उपलम्ब होता।
स्तंभ की तरह, स्तंभ को उपलम्ब हो रहा है कि नहीं, तो उसमें के साथ अभिन्न होता तो उसका भी उपलम्ब उस रूप से होता, किंतु उपलम्ब हो रहा है क्या, नहीं। अर्थात फिर उस स्तंभ में पिशाच का अनुपलम्ब योग्य है, अतः अन्योन्याभाव अर्थात भेद का प्रत्यक्ष हो रहा है। लग रही पंक्ति, पंक्ति को देखिए पुनः। अतः एव स्तंभे मिला तादात्म्येन पिशाच सत्वे, तादात्म्य संबंध से पिशाच यदि स्तंभ में होता तो स्तंभवत, स्तंभ की तरह प्रत्यक्षतापत्या, प्रत्यक्ष उसका हो जाता। लग गया कि नहीं, किंतु तादात्म्य संबंध से प्रत्यक्ष हो जाता, किंतु तादात्म्य संबंध से प्रत्यक्ष हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अर्थात तादात्म्य संबंध से स्तंभ में पिशाच नहीं है। लग रहा है कि नहीं, तादात्म्य संबंध से स्तंभ में पिशाच नहीं है, अर्थात तादात्म्य संबंध से पिशाच का अभाव है स्तंभ में, और तादात्म्य संबंध से जो अभाव होता है वो अन्योन्याभाव होता है, भेद। अतः भेद का प्रत्यक्ष है यहां पर। मेरी पंक्ति लग गई, पंक्ति को देखिए। स्तंभे तादात्म्य पिशाच सत्वे स्तंभवत, स्तंभ की तरह प्रत्यक्षतापत्या, प्रत्यक्ष उसका हो जाता। लग गया कि नहीं। प्रत्या तद अभाव, पद आया है कि नहीं, तद अभाव, तद अभाव का अर्थ लिखिए पिशाच भेद, तद अभाव का मतलब पिशाच भेद। तद अभाव पिशाच भेद अनुपलब्धि गम्य, अनुपलब्धि से गम्य है, जाना जाता है। होगा इतना। तो उसके पहले जो शब्द आया ना स्तंभवत प्रत्यक्षतापत्या, है कि नहीं, प्रत्यक्ष की आपत्ति हो जाती, प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, यदि तादात्म्य से होता तो हो नहीं रहा है, तो उस पर एक वाक्य लिखिए थोड़ा। महत्व समानाधिकरण, महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्वात्, उद्भूत रूपवत्वात् यथा स्तंभस्य प्रत्यक्षम, यथा स्तंभस्य प्रत्यक्षम अर्धविराम तद्वत् तद अभिन्नस्य, तद्वत् तद अभिन्नस्य पिशाचस्य, पिशाचस्य अपि प्रत्यक्षम स्यात्, प्रत्यक्षम स्यात्, किंतु नास्ति तथा प्रत्यक्षम, किंतु नास्ति तथा प्रत्यक्षम। अतः अतः तत्रत्यः, तत्रत्यः अनुपलम्बः योग्यः अस्ति, तत्रत्यः अनुपलम्बः योग्यः अस्ति, तेन तेन पिशाच भेदस्य, पिशाच भेदस्य प्रत्यक्षम भवति, प्रत्यक्षम भवति इति भाव। हो गया। देखो भाई अर्थ, तो प्रत्यक्ष होने के लिए जो सामग्री है कौन, महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्व, किसी भी चीज का चक्षु आदि के द्वारा प्रत्यक्ष है, होना है चक्षु से, तो उसमें क्या चाहिए, महत्व चाहिए, उद्भूत रूप चाहिए। और स्तंभ में दोनों है, महत्व भी है, उद्भूत रूप भी है। तो महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्वात् यथा स्तंभ से प्रत्यक्षम, स्तंभ का प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार तद्वत् तद अभिन्नस्य, यदि तादात्म्य संबंध से वहां पर
स्तंभ में पिशाच होता तो उसका भी उसी तरह प्रत्यक्ष होता है कि नहीं। तो तद अभिन्न से पिशाच से भी प्रत्यक्षम से, किंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अर्थात तादात्म्य संबंध से वहां पिशाच नहीं है, अर्थात उसका अनुपलम्ब है, योग्य अनुपलम्ब है, और उससे फिर उस पिशाच भेद का प्रत्यक्ष हो रहा है। लग रहा है कि नहीं? चलिए, अतएव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत् प्रत्यक्षापत्या तद अभाव अनुपलब्धि गम्य। मिला जी? तो अनुपलब्धि गम्य इतना हो गया ना। तो वहां पर थोड़ा लिखते एक बात, अनुपलब्धि गम्य अंतिम पद है ना, अनुपलब्धि गम्य भेदोपलब्धि कारणस्य भेदोपलब्धि कारणस्य योग्यानुपलम्भस्य विद्यमानत्वात् हो गया। आगे स्तंभे संयोगेन पिशाचाभावः तु न अनुपलब्धि गम्य, न अनुपलब्धि गम्य। अर्धविराम। तत्र संयोगेन पिशाच सत्वे अपि तत्प्रत्यक्षस्य आपादनासंभवात् अर्धविराम पिशाचस्य अतीन्द्रियतया प्रत्यक्ष अयोग्यत्वात् प्रत्यक्षायोग्यत्वात् इति भावः। प्रत्यक्षायोग्यत्वात् इति भावः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। भेदोपलब्धि कारणस्य, भेद की उपलब्धि के लिए कारण जो योग्यानुपलम्ब वो वहां पर है, ठीक है ना। स्तंभ में संयोग संबंध से पिशाच का अभाव, वो अनुपलब्धि गम्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए योग्यानुपलम्ब नहीं है। कैसे दे रहे? तत्र संयोगेन पिशाच सत्वेपि, संयोग संबंध से पिशाच रहने पर भी तत्प्रत्यक्षस्य, पिशाच प्रत्यक्षस्य आपादन नहीं कर सकते, असंभवात्। इसलिए कि पिशाचस्य अतीन्द्रियतया, पिशाच अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्यक्ष अयोग्यत्वात्। इसलिए संयोग संबंध से पिशाच का अत्यंत अभाव स्तंभ में प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि उसके लिए योग्यानुपलम्ब नहीं है। किंतु पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसके लिए योग्यानुपलम्ब है। हो गया जी? कैसे वो बता दिया, ये हो गया बात। अब आगे चलिए। आत्मनि धर्मादि सत्वे अपि अस्य अतीन्द्रियतया निरुक्त उपलम्ब आपादन असंभवात् न धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वात्। मिल गया पंक्ति? तो आत्मा में जो धर्म अधर्मादि का अभाव है कि नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। कैसे? कि उसके लिए अभाव ग्रहण करने के लिए, धर्माधर्म का अभाव ग्रहण करने के लिए जो योग्यानुपलम्ब चाहिए वो वहां पर नहीं है। समझ लीजिए, आप करेंगे, यदि अत्र धर्म स्यात् तर्हि उपलब्धेत, धर्म होता तो उसका ज्ञान होता, ऐसा आरोप कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि धर्म क्या है?
अतीन्द्रिय पदार्थ है कि नहीं? क्या है देखिए, आत्मनि धर्मादि सत्वे अपि, धर्मादिक है तो भी उसका आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप नहीं होता है, अतः अनुपलम्ब होने पर भी योग्यानुपलम्ब नहीं है। वही आत्मनि धर्मादि सत्वे अपि अस्य अतीन्द्रियतया अस्य धर्मादेः धर्मादिक अतीन्द्रिय होने के कारण निरुक्त उपलम्ब आपादन असंभवात, निरुक्त उपलम्ब, ऊपर कहा हुआ जो उपलम्ब है उस उपलम्ब का आपादन करना क्या है? असंभव है। किस प्रकार का उपलम्ब का आरोप करना, आपादन करना असंभव है भाई? तो निरुक्त कह दिया कि नहीं? लिखते उस पर एक वाक्य, यदि आत्मनि धर्माधर्मौ स्याताम, धर्माधर्मौ स्याताम तर्हि उपलभ्येयाताम इति उपलम्ब आपादनम नैव संभवति, नैव संभवति। अर्धविराम। तयोः अतीन्द्रियतया उपलम्ब अयोग्यत्वात्, उपलम्ब अयोग्यत्वात् पूर्ण विराम। अतः एव आत्मनि धर्माधर्मादि अभाव सत्वे अपि, धर्माधर्माद्याभाव सत्वे अपि योग्यानुपलम्ब अभावात् तदभावस्य न अनुभवः इति भावः, न अनुभवः इति भावः। हो गया जी? देखिए भैया, वहां पर आरोप नहीं कर सकते। कैसे? यदि आत्मनि धर्माधर्मो स्याताम, यदि आत्मा में धर्म या अधर्म होता तो तर्हि उपलभ्येयाताम, उनका उपलब्धि होती। इति उपलम्ब अपादनम नैव संभवति, इस प्रकार के उपलम्ब का आपादन हो नहीं सकता। क्यों? तयोः अतीन्द्रियतया, धर्माधर्म अतीन्द्रिय होने के कारण उपलम्ब अयोग्यत्वात्, उपलम्ब नहीं होता है। अतएव इसलिए आत्मा में धर्माधर्मादिक का अभाव होने पर भी, अभाव सत्वे भी, योग्यानुपलम्ब अभावात्, योग्यानुपलम्ब न होने के कारण तद अभावस्य, उस धर्माधर्म के अभाव का अनुभव योग्यानुपलब्धि से नहीं होता है। किससे होता है फिर? अनुमान से होता है। ठीक है ना? ये बात हो गई। पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं अनुमान से क्यों मानते हो, सब जगह अनुपलब्धि से मानो, तो उत्तर भी हो गया कि सब जगह अनुपलब्धि से नहीं मान सकते। लग गया अर्थ? चलिए अंतिम पंक्ति, आत्मनि धर्मादि सत्वे अपि अतीन्द्रियतया निरुक्त उपलम्बापादन असंभवात् न धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम, धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम न, अनुपलब्धि के द्वारा वो नहीं जाने जाते हैं। ठीक है जी? आगे अब आगे पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु उक्तरीत्या अधिकरणे इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम त्वद अनुमतम, तत्र कृप्त इंद्रियम एव अभावाकार वृत्तवपि करणम इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात् इति चेत। मिला? तो
तो ननु से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी? सरल उसकी बात है। क्या कहता है वो कि आप अभाव का ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण को मान रहे हो, ठीक है ना, और उस अनुपलब्धि कैसी? योग्यानुपलब्धि। और योग्यानुपलब्धि कहाँ सिद्ध होती है? जहां पर अधिकरण प्रत्यक्ष योग्य होता है, और उस अधिकरण का प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय की जरूरत है। तो इंद्रिय के द्वारा ही योग्यानुपलब्धि सिद्धि करनी है, तभी अभाव की सिद्धि होती है। तो सीधा इंद्रिय से ही अभाव का ध्यान मानने में आपको क्या दिक्कत है? अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण मानने की क्या जरूरत है? ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पंक्ति को देखिए, ननु उक्त रीत्या, अभी कहे हुए रीति के अनुसार अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले, जहां पर अधिकरण मतलब अभाव का अधिकरण, जैसे भूतल में घटाभाव है तो घटाभाव का अधिकरण कौन हुआ? भूतल। तो अधिकरण और इंद्रिय इनका सन्निकर्ष जहां होता है, सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम, है कि नहीं? ऐसी जगह पर आपने क्या माना? अभाव अनुपलब्धि गम्य माना, अनुपलब्धि गम्यत्वम त्वत् अनुमतम, ऐसा ही सिद्धांति तुमने माना। क्या माना? अभाव कैसा है? अनुपलब्धि गम्य है। किंतु कहां पर? जहां पर अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, वहीं पर अभाव का ग्रहण अनुपलब्धि से होता है। यह आपने कहने का मतलब निकला, तात्पर्य निकला, है कि नहीं? अर्थात तुमको भी उस अधिकरण को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय आदि तो मानने ही पड़े, लगा कि नहीं? पंक्ति देखिए, ननु उक्त रीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभाव से अनुपलब्धि गम्यत्वम त्वत् अनुमतम, लग गया? अनुपलब्धि गम्यत्वम ये पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए, इंद्रिय सन्निकर्षे सति इंद्रिय सन्निकर्षे सति तत्प्रतियोगी उपलम्भ आपादनेन, तत्प्रतियोगी उपलम्भ आपादनेन, तत्प्रतियोगी उपलम्भ आपादनेन योग्यानुपलम्भ संपद्यते, योग्यानुपलम्भ संपद्यते। अर्धविराम तेन च अभाव अनुभूयते, तेन च अभाव अनुभूयते इति भाव। देखिए अर्थ, इंद्रिय सन्निकर्षे सति, इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर अधिकरणादि के साथ, तत्प्रतियोगी उपलम्ब आपादेन, उस प्रतियोगी के उपलम्ब का आपादन किया जाता है। आरोप कब? इंद्रिय का सन्निकर्ष रहता है तब। प्रतियोगी उपलम्ब आपादनेन फिर सिद्ध होता है क्या? योग्यानुपलम्ब, मतलब अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो, फिर उसके बाद प्रतियोगी के उपलम्ब का आपादन हो, फिर उससे सिद्ध होता है कौन? योग्यानुपलम्ब, और फिर उस योग्यानुपलम्ब से ग्रहण होता है किसका? अभाव का। ऐसी प्रक्रिया आपने मानी अभी तक के चिंतन के अनुसार, है कि नहीं? त्वत् अनुमतम, अनुमतम मूल में आगे तत्र, फिर ऐसी स्थिति में तत्र कृप्त इंद्रियम एव अभावाकार उत्तवपि करणम, है कि नहीं? देखो भाई, तत्र, तत्र मतलब क्या? तत्र कर्त लिखिए, अभाव अनुभव स्थले, अभाव अनुभव स्थले, जहां पर अभाव का अनुभव हो रहा है उस स्थल में क्लुप्त इंद्रियम एव, क्लुप्त इंद्रियम एव मतलब इंद्रिय का स्वीकार किया ही है कि नहीं आपने? तो करण के रूप में अन्य जगह स्वीकार किया गया जो इंद्रिय, और यहां पर भी इंद्रिय के माने बिना काम चल ही नहीं रहा है। तो उपलम्ब का आरोप करने के लिए जैसे आपको इंद्रिय की जरूरत है, फिर उपलम्ब को सिद्ध करके, उपलम्ब का आपादन करके, फिर उसके द्वारा अनुपलम्ब को सिद्ध करके, फिर अभाव का ग्रहण करना, काय को इतना झंझट करना?
सीधा सीधा उस अभावाकार वृत्ति में भी, अभावाकार वृत्ति के लिए भी करण इंद्रिय को ही मान लो। अर्थात अभाव प्रमा में करण मानो किसको? इंद्रिय को। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तत्र क्लुप्त इंद्रियम एव अभावाकार वृत्तौ अपि करणम अस्तु इति शेष। रहने दो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो क्लुप्त इंद्रियम एव पद आया ना, उस पर लिखिए एक वाक्य, छोटा वाक्य। कर्णत्वेन अभ्युपगतम, क्लुप्त का अर्थ कर्णत्वेन अभ्युपगतम इत्यर्थः। कर्णत्वेन अभ्युपगतम इत्यर्थः पूर्ण विराम। घटाकार वृत्तौ, घटाकार वृत्तौ इंद्रियस्य एव करणत्व निश्चयात् इति भावः। करणत्व निश्चयात् इति भावः। ठीक है जी, चलिए। तो क्लुप्त है, कर्णत्वेन अभ्युपगते माना गया है अन्य जगह। जैसे घटाकार वृत्ति में करण कौन है? इंद्रिय। घट का प्रत्यक्ष इंद्रिय से होता है ना, तो घटाकार वृत्तौ इंद्रिय से एवं करणत्व निश्चयात् इति भाव। अर्थात क्लुप्त हुआ, स्वीकृत किया गया है इंद्रिय में करणता अन्य जगह। तो वैसे यहां पर भी करणता, अभाव ग्रहण करने के लिए करणता इंद्रियों को ही मान लो, ये कह रहा है। तत्र क्लुप्त इंद्रिय सम इंद्रियम एव अभावाकार वृत्तौ अपि। मिला ना जी? अभावाकार वृत्ति में भी करणम अस्तु, करणम अस्तु इति शेष। करण रहने दो, ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। लग गया ना जी? तो अभावाकार वृत्तौ, अभावाकार वृत्ति में भी करण रहने दो इंद्रियों को, ये कहा उसने। क्यों? हेतु दे रहा है, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात्। मिला जी? इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात्। अनुविधानात् का अर्थ लिखिए अनुरोधात्। अनुरोधात्, क्योंकि इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक वहां भी है, जो कि कार्य कारण का निश्चय होता है। कौन? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही निश्चय होता है कार्य कारण का। कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय, कारणाभावे कार्याभाव व्यतिरेक। वैसा इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक यहां पर भी देखा गया है, बोला। इसलिए अभाव का ग्रहण मानो इंद्रिय से, अनुपलब्धि से मत मानो। तो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात्। अनुविधानात् आया कि नहीं? लिखते उस पर एक वाक्य, कैसा अन्वय व्यतिरेक है इंद्रियों का, बताते हैं। तो लिखिए, इंद्रिय सत्वे, इंद्रिय सत्वे अभावाकारा वृत्ति ही। अभावाकारा वृत्ति ही, अर्धविराम। तत् असत्वे तु, तत् असत्वे तु न इति, न इति अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय व्यतिरेकात्, अर्धविराम। तस्य कारणत्वं, तस्य कारणत्वं भवताम अपि सम्मतम्, भवताम अपि सम्मतम्, अर्धविराम। किंतु क्यों परम, किंतु की जगह नहीं, किंतु मत लिखिए, परम करणत्व मात्रम तत्र कल्प्यताम। परम करणत्व मात्रम तत्र कल्प्यताम, अर्धविराम, लाघवात् इति पूर्व पक्षाशयः।
इति पूर्व पक्षाशय। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ देखिए क्या अर्थ है। तो कहा गया इंद्रिय से सत्वे, अन्वय व्यतिरिक्त बता रहे, इंद्रिय यदि है तो अभावाकार वृत्ति हो पा रही है, बराबर। तद असत्वे, इंद्रिय नहीं है तो अभावाकार वृत्ति नहीं हो पाती है, व्यतिरिक्त। तद असत्वे तो न इति अन्वय व्यतिरेका। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के कारण तस्य कारणत्वम, तस्य इंद्रियस्य कारणत्वम भवतापि सम्मत्वम, इंद्रिय को कारण तो आप भी मान ही रहे हो, है कि नहीं, केन केन रूप से, ये न केन रूप से। तो फिर करण ही मानने को आपको क्या दिक्कत है? अभाव के लिए करण ही, करण भी मानो किसको? इंद्रियों को। कारण तो मानना ही पड़ रहा है, तो और थोड़ा बढ़ो ना, कारण है और वो असाधारण है, उसको ही हम करण कह देते अभाव ज्ञान के लिए, ऐसा मानो। स्वतंत्र अनुपलब्धि प्रमाण है अभाव ग्रहण करने के लिए, ऐसा मानने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। मिला पंक्ति। परम मतलब करणत्व मात्रम तत्र कल्पिताम, क्या थोड़ा करणत्व उसमें मान लो, क्यों लाघव हो जाएगा, एक अधिक प्रमाण नहीं मानना पड़ेगा, है कि नहीं। इति पूर्व पक्षाशय, कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय हुआ कि अभाव के लिए इंद्रिय को ही करण मानो। ऐसा भी तो तुमको करण मतलब इंद्रिय को तो मानना ही पड़ रहा है, तो अनुपलब्धि को प्रमाण न मानकर इंद्रियों को ही अभाव के लिए प्रमाण मानो, ऐसा कहना हुआ किसका? पूर्व पक्षी का। लग गया जी। इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकानुविधानात् इति चेत, मिला। इति चेत तक पूर्व पक्षी है, उत्तर दे रहे सिद्धांती न। लगा? तो न के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। अभाव ग्रहे इंद्रियस्य हेतुत्वम, इंद्रियस्य हेतुत्वम अभ्युपगम्य आशंकां परिहरति, आशंकां परिहरति न इति। हो गया जी। चलिए, अभाव ग्रहे, अभाव का ग्रहण होने में इंद्रिय कारण है, कारण तो मानते हम, हेतुत्वम अभ्युपगम्य, किंतु करण नहीं मानते, है कि नहीं। तो इंद्रिय को हेतुत्वम अभ्युपगम्य स्वीकार करके आशंका, शंका उसका परिहार कर रहे न इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मिला जी। किंतु उसका विचार हम लोग कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय